तो बच्चों, एक नई वीडियो के साथ हम फिर हाजिर हैं। और पिछली बार हमने आपको कंजंक्शन के बारे में बताया था। कंजंक्शन दो प्रकार के बताए थे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और इनकी पहचान हमने आपको क्लॉज के आधार पे बताई थी। क्लॉज, हमने आपको क्लॉज के बारे में बताया था कि क्लॉज जो है वो भी इसी हिसाब से कंजंक्शन से ही पहचानी जाती हैं, या कह लीजिए क्लॉज के हिसाब से आप कंजंक्शन पहचान सकते हैं। किसी भी एक चीज़ को अगर आपने पहचान लिया, दूसरी आराम से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंजंक्शन भी हमने आपको बताया था और क्लॉज भी हमने आपको बताई थी। अभी थोड़ा क्लॉज को हम उतना डिटेल नहीं बता पाए थे। अभी आज हम जो है क्लॉज और फिर क्लॉज के आधार पर सेंटेंसेस के 3 टाइप होते हैं, उनके बारे में आज बताएंगे। आज की चर्चा हमारी इसी बात को लेकर होगी। चलिए शुरू करते हैं। क्लॉज हमने आपको बताई थी, एक होती है आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉजेस और एक होती है आपकी प्रिंसिपल क्लॉजेस। प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर जो एक प्रिंसिपल क्लॉज हो जाती है, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं? पहली बात तो क्लॉज ही किसे कहते हैं, ये हमने पिछली बार भी आपको बताया था, इस बार फिर दोबारा बताते हैं। किसी भी एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है, सेंटेंस तो पूरा होता है, जो अपना पूरा अर्थ निकालता है वो किसी जो है किसी कॉमा से या किसी जो है सेमी कॉलम से, सेमी जो कॉमा होते हैं उनसे नहीं जुड़ा होता, वो बाकायदा फुल स्टॉप से बंद होता है, स्टॉप होता है। तो एक सेंटेंसेस के अंदर कई छोटे छोटे वाक्य भी हो सकते हैं, उन छोटे छोटे वाक्यों को ही क्लॉज कहते हैं। तो इसी तरह से क्लॉज के कुछ टाइप होते हैं। सबसे पहली बात करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज की। देखिए, अगर मान लो दो छोटे छोटे वाक्य किसी सेंटेंस के अंदर आते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, लेकिन उनमें एक सेंटेंस ऐसा होगा जो मुख्य होगा, जिसमें उस सेंटेंस का एक सब्जेक्ट जो पूरे सेंटेंस में मेन होगा, मुख्य होगा, वो होगा। उसकी एक टेंस पहचान करने वाली वर्ब होगी जो उस पूरे सेंटेंस की पहचान को टेंस को प्रकट करेगी कि किस टेंस का सेंटेंस है। फिर उसी के आधार पर आगे भी सभी क्लॉजेस के टेंस निर्धारित होंगे। तो मतलब एक जो क्लॉज होगी वो बिल्कुल प्रिंसिपल क्लॉज कही जाती है, मुख्य क्लॉज, जिसके अंदर उसका मेन सब्जेक्ट, मेन उसकी टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो उसके पूरे सेंटेंस के टेंस को प्रकट करेगी, वो होती है। तो उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और बाकी जो दूसरे क्लॉजेस, दूसरे छोटे छोटे वाक्य जो उस पर आश्रित होते हैं, उनको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई अध्यापक ने बच्चों को बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। मान लीजिए सेंटेंस है, पूरा वाक्य, अध्यापक ने छात्रों को बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब आप देख सकते हैं इसमें 2 सेंटेंसेस, 2 छोटे छोटे वाक्य हैं। एक तो अध्यापक ने छात्रों को बताया और एक बीच में कंजंक्शन की लगा हुआ है और फिर आगे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये दोनों क्लॉज आप देखिए, अगर आप सिर्फ पहली क्लॉज को बोलते हैं कि अध्यापक ने छात्रों को बताया, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। क्यों है? देखिए, क्योंकि इस वाक्य में मुख्य रूप से कर्ता कौन है? अध्यापक है। और टेंस क्या है उसका? बताया से आप प्रकट जो है कर सकते हैं कि अध्यापक ने छात्रों को बताया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आपको लग रहा है, तो ये इसकी प्रिंसिपल क्लॉज है, जिसमें इसका सब्जेक्ट है अध्यापक, इसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसके टेंस को प्रकट करने वाली वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट भी है। अध्यापक ने किसको बताया? बच्चों को बताया। अब दूसरा जो क्लॉज है इसका, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इसी के ऊपर आश्रित है। ये क्लॉज जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज कही जाती है क्योंकि पहले सेंटेंस का ये पार्ट है और ये दूसरा जो सेंटेंस है ये अपना पूरा मीनिंग तभी निकालेगा जब पहला सेंटेंस इसके साथ जुड़ेगा। अध्यापक ने छात्रों को बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जब तक ये दोनों सेंटेंस आपस में नहीं जुड़ेंगे, तो दोनों क्लॉज आपस में नहीं जुड़ेंगी, ये सेंटेंस अपना फुल मीनिंग नहीं निकाल सकता है।
तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ एक सेंटेंस दूसरे पर आश्रित है। एक प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है। अब कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें दो ऐसी क्लॉज होती हैं जिन क्लॉजेज जो क्लॉजेज एक दूसरे पर आश्रित नहीं होती। वो दोनों अलग अलग अपना टेंस प्रकट करती हैं। दोनों अलग अलग अगर हम बोलें तो दूसरी की कोई डिमांड नहीं है, दूसरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं कहूँ कि भाई राम ईमानदार है लेकिन श्याम बेईमान है, तो देखिए दोनों सेंटेंस जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। राम ईमानदार है, श्याम बेईमान है। अगर आप एक सेंटेंस कोई सा बोलते हैं तो दूसरे सेंटेंस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। पिछले वाले वाक्य में ऐसा नहीं था। वहाँ अगर आप एक सेंटेंस बोलते हैं तो दूसरे की आपको ज़रूरत है। अध्यापक ने छात्रों को बताया, तो क्या बताया? तो आगे सेंटेंस की आपको आवश्यकता है। तो इसलिए जो सेंटेंस एक दूसरे पर, जो क्लॉज एक दूसरे पर आश्रित हैं, उनमें से एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट। एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, वो दोनों स्वतंत्र हैं, तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। ठीक है। अब इन क्लॉजेस के आधार पर ही सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस, एक आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक कंपाउंड सेंटेंस। कक्षा 12 में इन चीज़ों को आप विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी इंट्रोडक्शन लेवल पर आपको हम इनकी पहचान बता देते हैं। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें केवल एक फिनाइट वर्ब होती है। हम आपको फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब पढ़ा चुके हैं, आप पिछली वीडियो में इसको देख सकते हैं। फिनाइट वर्ब वो होती है जो टेंस को प्रकट करती है, जिससे आप टेंस की पहचान करते हैं। और नॉन फिनाइट वो होती है जिसका टेंस से कोई मतलब नहीं होता, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे फिनाइट वर्ब जो है, जो टेंस को प्रकट करेगी, वो तो बदलेगी टेंस के अकॉर्डिंग। कहीं वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, कहीं वो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और कहीं वो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, कहीं उसमें आईएनजी लग जाएगा। लेकिन जो नॉन फिनाइट वर्ब होती है वो नहीं बदलती है, कोई सा भी टेंस हो जाए। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। नॉन फिनाइट वर्ब में आप इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल ये पढ़ चुके हैं आप पीछे, आप इनको देख सकते हैं। अब आता है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का नंबर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में एक चीज़ कॉमन है, एक ऐसी बात है जो दोनों सेंटेंसेस की विशेषता है। वो ये है कि इनमें एक से ज़्यादा फिनाइट वर्ब होती हैं, यानी कि एक से ज़्यादा ऐसी वर्ब होंगी जो टेंस को प्रकट करेंगी, टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगी, टेंस के अकॉर्डिंग बदलेंगी। यानी कि टेंस प्रकट करने वाली इसमें जो है एक से ज़्यादा वर्ब होंगी। ये दोनों में कॉमन है। ठीक है। और अब दोनों में अलग अलग बात क्या है, आप इसे अलग कैसे पहचानेंगे? अलग इनमें बात यह है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। जी हाँ, यही इसकी मेन पहचान है, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इनको जोड़ने वाला होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जो आपने अभी पढ़ा, कंजंक्शन के दो टाइप, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बोलने के, जोड़ने के काम आता है। यानी कि अगर आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की पहचान है तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचान सकते हैं, और अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान है तो आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को पहचान सकते हैं। और दूसरा जो कंपाउंड सेंटेंस है हमारा, कंपाउंड सेंटेंस की पहचान होती है इसमें दो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। ठीक है। इसकी दोनों क्लॉज कोऑर्डिनेट होंगी, जिनका आपस में कोई स्वतंत्र होती हैं एक दूसरे से, आपस में कोई ऐसा गहरा लिंक नहीं होता जैसा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होता है। और कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होती हैं वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ी जाती हैं। ठीक है ना। तो अब अगर ये क्लॉज आप कंजंक्शन आप पहचान लेते हैं, अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई ये दिया हुआ सेंटेंस बताइए कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है या सिंपल है, तो आप बिल्कुल आराम से पहचान सकते हैं। सिंपल का तो सीधा सा है, उसमें कोई कंजंक्शन नहीं होता, वो सेंटेंस सीधा चलता है, उसमें एक फिनाइट वर्ब होती है, बाकी इसमें जो भी वर्ब होंगी वो नॉन फिनाइट होंगी, वो या तो इन्फिनेटिव होंगी या जीरंड होंगी या पार्टिसिपल होंगी। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस है उन दोनों में कंजंक्शन होता है, उनको आप कंजंक्शन के हिसाब से अलग अलग पहचान सकते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो फिर वो कोऑर्डिनेट यानी कि कंपाउंड सेंटेंस है।
तो इस प्रकार आप तीनों सेंटेंसेस को अलग अलग पहचान सकते हैं। आपकी किताब में भी जो चैप्टर है 28 द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में क्या है कि आपको टेंस के सीक्वेंस का क्लोज हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो दूसरी क्लोज काहे में जाएगी, किस टेंस में जाएगी, यानी कि एक क्लॉज के टेंस का दूसरे क्लॉज के टेंस पर क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए टेंस का फर्क जो आपकी वो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी उसमें पड़ता है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है, टेंस तो पहचान सकते हैं, तो प्रेजेंट में और फ्यूचर में अगर आपकी क्लॉज है प्रिंसिपल वाली तो फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो जिस टेंस में है उस टेंस में ही रहेगी। लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही चली जाएगी। आप जानते हैं हर प्रेजेंट का अपना पास्ट होता है, जैसे ईजेमार है वो वाजवर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका पास्ट इंडेफिनिट है। इस तरह हर प्रेजेंट का अपना एक पास्ट है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे पूरी जो टेबल है टेंसेस के परिवर्तन की वो मैंने दिखाई हुई है, उससे आप देख सकते हैं। और टेंस का परिवर्तन लेकिन तभी होगा जब प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में होगी। ठीक है ना, तो आप अपनी जो अगली क्लॉज है सबऑर्डिनेट उसको भी उसी हिसाब से परिवर्तन कर देंगे। आप परिवर्तन का टेंस मैंने आपको दिखा दिया है, उस हिसाब से आप उसका टेंस बदल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको आगे बढ़ने से पहले ये जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 28, इसी को समझाते हैं। इसमें कुछ सेंटेंस आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी माताजी बीमार है। अब देखिए इसमें दो क्लोज हैं, मैं जानता हूं प्रिंसिपल क्लोज और तुम्हारी माताजी बीमार है ये इसकी सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जब इसे आप बनाएंगे तो पहले आप ये प्रिंसिपल क्लोज बनाइए। मैं जानता हूं साफ दिख रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये, तो आई नो मैं जानता हूं। की अंग्रेजी दैट आएगी। की अंग्रेजी दैट ही आती है अगर आगे जो सेंटेंस दिया हुआ है सबऑर्डिनेट क्लोज वाला वो आपका सिंपल या फिर निगेटिव है। निगेटिव भी आप सिंपल में ही, असर्टिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस दोनों में चल जाएगा, ये दैट आएगा। तो देखिए आगे सेंटेंस लिखा हुआ था तुम्हारी माताजी बीमार है, बिल्कुल सिंपल वाक्य है, योर मदर इज इल। ठीक है, मैं जानता हूं। देखिए पिछला सेंटेंस आपका प्रेजेंट में था, मैं जानता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो अगला सेंटेंस भी जिस टेंस में रखा हुआ था उसी टेंस में बन गया, इज आ गया। अगला सेंटेंस देखिए दूसरा, हमें ज्ञात है कि तुम्हारे पिताजी कल बीमार थे। हमें ज्ञात है, देखिए ये भी सेंटेंस प्रेजेंट का ही है, हमें ज्ञात है, हम जानते हैं, तो वी नो हम जानते हैं दैट योर फादर वाज इल यस्टरडे। देखिए अगला सेंटेंस जो है पास्ट में था तो पास्ट में ही बन गया क्योंकि पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। जब आपका पहला सेंटेंस यानी कि प्रिंसिपल क्लोज, पहला मत कहिए, प्रिंसिपल क्लोज अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो आगे के टेंसेस भी जिस टेंस में होते हैं उसी टेंस में बनते हैं। हमीद को ज्ञात था, तीसरा वाक्य, इसको देखिए, हमीद को ज्ञात था, अब ये वाक्य भूतकाल का पास्ट टेंस का हो गया, तो आगे का जो सेंटेंस है वो पास्ट में ही चला जाएगा। देखिए जैसे हमीद न्यू, अब देखिए नो की सेकंड फॉर्म आ गई क्योंकि पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है। हमीद को ज्ञात था, हमीद न्यू, और दैट लगा के अब अगला सेंटेंस था तुम्हारे पिताजी बीमार हैं। देखिए हैं आया हुआ है, लेकिन जब वाक्य बना रहा है तो योर फादर वाज इल, वाज लगा रहा है, तो है हिंदी में है लिखा हुआ था तो इंग्लिश में वाज क्यों आया आप समझ सकते हैं, पहला सेंटेंस भूतकाल पास्ट टेंस में था इसलिए आगे वाज आया। मास्टर साहब ने हमें बताया था कि सूर्य पूरब में निकलता है। अब तीसरी बात, दो तो नियम आपको बता दिए हमने कि भाई अगर पहला प्रेजेंट में फ्यूचर में होता है तो आगे टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, पहला पास्ट में होता है प्रिंसिपल क्लोज तो फिर आगे भी पास्ट में रहेगा। तीसरी बात एक और है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लोज में कोई सत्य बात, कोई गणित विज्ञान का नियम, कोई आदत, कोई निरंतर रिपीट होने वाली घटनाएं, इस तरह की चीजें अगर लिखी हुई हैं तो फिर उसका टेंस नहीं बदलता है, वो जिस टेंस में होती है उसी टेंस में बनती है, भले ही आपकी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। ठीक है, ये अपवाद है एक प्रकार का। अगर पास्ट टेंस में है आपकी प्रिंसिपल क्लॉज तो भी अगले टेंस का, अगले वाक्य के टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कब, जब
अगला टेंस यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज का वाक्य आपको कोई सत्य बात, कोई गणित विज्ञान का नियम, कोई कभी ना बदलने वाली बात बताएगा। किसी की आदत, वह झूठ बोला करता था, बोला करता है, तो इस तरह की चीज़ें बताएगा, तो फिर आप उसे नहीं बदलेंगे। जैसे वाक्य देखिए, द मास्टर द टीचर टोल्ड अस। देखिए पहला सेंटेंस भूतकाल का था, लेकिन आगे देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। राइजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बना है वाक्य, भले ही पिछला सेंटेंस पास्ट टेंस में था। अगर पिछला सेंटेंस पास्ट टेंस में है और अगला सेंटेंस फिर भी प्रेजेंट में बन रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो कोई ऐसा सत्य है जो हर जगह सत्य रहता है। और देखिए, हम भोजन करते हैं ताकि जीवित रहें। ताकि के सेंटेंस में बीच में आएगा सो दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट। और आगे जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा मे या माइट से। मे, MAY, प्रेजेंट का वाक्य होगा तो मे लगाइए, पास्ट का होगा तो माइट लगाइए, MIGHT। मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, पहले पढ़ा चुके हैं। हम भोजन करते हैं, देखिए सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। वी ईट, आप ईट के साथ फूड लगाइए चाहे ना लगाइए, क्योंकि खाते हैं, हम खाते हैं, भोजन तो खाते हैं। वी ईट फूड, हम भोजन करते हैं, सो दैट। ठीक है, यहां देखो खाली दैट लगाया हुआ है, खाली दैट भी चल जाता है, लेकिन सो दैट होता है एक्चुअल में, तो दैट लगा दिया। आगे देखिए ब्रैकेट में इसने सो दैट भी लगा के दिखाया हुआ है। वी मे लिव, देखिए आगे मे आया है क्योंकि पिछला सेंटेंस प्रेजेंट में था। अगर पिछला सेंटेंस पास्ट में होता तो आगे माइट आता, MIGHT। वी मे लिव, कोई दिक्कत नहीं है। वह कमरे में गया ताकि पत्र लिख सके। इस बार देखिए, वह कमरे में गया, ये भूतकाल का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आगे का सेंटेंस भी पास्ट में जाएगा। ही वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में गया, सो दैट, ताकि, ही माइट राइट ए लेटर। ध्यान से देखिए, माइट आया हुआ है, MIGHT। तो माइट इसीलिए आया है क्योंकि ये सेंटेंस भूतकाल में है पीछे से। वह तुम्हें मुझसे अधिक चाहता है, तुलना। इसमें एक काम हो रहा है कि वह तुम्हें मुझसे अधिक चाहता है, पसंद करता है, मतलब करता था आ रहा है, सॉरी। तो वह तुम्हें पसंद करता है, ही लाइक्ड यू। ही लाइक्ड पसंद करता था, यू तुम, ठीक है। या बेटर देन कर दिया इसने, मोर देन भी कर सकते हैं, मोर देन। और दूसरी बात क्या है, ही लाइक्ड मी, यानी कि जितना वो तुम्हें चाहता था और उससे ज्यादा वो, देखो इसने आगे गलती कर दिया है, ठीक है। ये लाइक्ड इसे करना चाहिए था, क्योंकि भूतकाल का सेंटेंस है तो आगे भी भूतकाल में जाना चाहिए था, ठीक है। तो लाइक्ड यू। आप, उसका विचार है कि रमेश आज गाजियाबाद में है। उसका विचार है मतलब ही थिंक्स, उसका विचार है मतलब वह सोचता है। थोड़ा सा चेंज भी कभी कभी करना पड़ता है हमें वाक्य बनाते समय। उसका विचार है मतलब वह सोचता है, ही थिंक्स दैट रमेश इज इन गाजियाबाद टुडे। देखिए कोई टेंस नहीं बदला। उसका विचार है कि अब्दुल्ला कल गाजियाबाद में था। देखिए ही थिंक्स, वह सोचता है। पहला वाक्य तो चूंकि प्रेजेंट में ही है तो आगे का सेंटेंस भी जिस टेंस में है, अब्दुल्ला वाज, क्योंकि था आया हुआ था उसमें, वाज इन गाजियाबाद यस्टरडे। उसका विचार है कि राजन कल गाजियाबाद में होगा। ही थिंक्स दैट राजन विल बी इन गाजियाबाद टुमारो। राजन कल गाजियाबाद में होगा। देखिए विल भी आगे आगे। तो जब पहला सेंटेंस आपका प्रेजेंट में होगा तो दूसरा सेंटेंस भी आपका जिस टेंस में दिया हुआ है उस टेंस में चला जाएगा। तो यही आपको बताता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। इसकी एक्सरसाइज है 69, वो आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए अगला चैप्टर इसमें आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। ये भी वैसे पिछले जो सेंटेंस गए हैं कॉम्प्लेक्स ही थे, लेकिन वो उसने एक अलग चैप्टर आपके जो है सामने रख दिया कि भाई सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं उसमें भी आएंगे इस तरह के सेंटेंस। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने आपको बताया है कि भाई प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर बनता है। एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आपकी 3 तरह की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ये हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि भाई नाउन क्लॉज क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है। अब आप इन्हीं क्लॉजेस पर सेंटेंस देखिए। पहला देखिए आप, इसमें नाउन क्लॉज के कुछ वाक्य दिए हुए हैं। यह सत्य है कि तुम्हारा भाई चतुर है। अब देखिए यह सत्य है, इट इज ट्रू दैट, की का दैट आ गया। तुम्हारा भाई चतुर है, योर ब्रदर इज क्लेवर।
इसमें इट इज ट्रू, ये प्रिंसिपल क्लोज है। और ये जो आगे दी हुई है दैट योर ब्रदर इज क्लेवर, ये सबॉर्डिनेट है, और सबॉर्डिनेट में भी ये नाउन है। नाउन क्लोज क्यों है ये? क्योंकि ये इट के स्थान पर आया हुआ है। इट एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के स्थान पे कौन आता है? नाउन। भाई प्रोनाउन वही तो होता है जिस जो नाउन के स्थान पे आता है। तो इस वाक्य में इट किसे कह रहा है? ये इट इज ट्रू, यह सत्य है। तो यह किसे कहा इसने? क्या है सत्य? सत्य ये बात ही तो है जो आगे लिखी हुई है, दैट योर ब्रदर इज क्लेवर। तो इस बात को ही जब इट कह रहा है तो ये पूरी बात नाउन हो गई, क्योंकि नाउन के स्थान पर ही तो प्रोनाउन आता है, और इट क्या है? इट प्रोनाउन है, आप पढ़ चुके हैं पहले प्रोनाउन में, इसलिए नाउन क्लॉज है जो इट के स्थान पे आएगी। माताजी जानती हैं कि लक्ष्मी बीमार थी, मदर नोज, माताजी जानती हैं दैट लक्ष्मी वाज इल। देखिए ये भी नाउन क्लोज है, कैसे पता चला? अब देखिए मदर क्या है? सब्जेक्ट, नो क्या है? वर्ब, और वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, भाई क्या जानती है माताजी? जो आगे सेंटेंस लिखा हुआ है पूरा, तो ये पूरा सेंटेंस ही नो का ऑब्जेक्ट है। यानी कि यहां पर जो ये पूरा वाक्य आगे लिखा हुआ है, पूरी क्लॉज लिखी हुई है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आई है। और वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है नाउन। देखिए वर्ब का सब्जेक्ट भी नाउन होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है, ठीक है। किसी प्रोनाउन के स्थान पे भी नाउन आता है, और किसी प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन आता है। तो इस प्रकार जो भी क्लॉज, जो भी सेंटेंस जो है, इसी तरह वर्ब के बाद आएगा, वर्ब से पहले आएगा, तो वो भी नाउन क्लॉज ही कहा जाएगा। मैं नहीं जानता हूं कि रमेश कहां रहता है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। अब देखिए आगे का जो सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक है, रमेश कहां रहता है। जब वाक्य प्रश्नवाचक होता है तब आप की अंग्रेजी दैट नहीं लगाएंगे। पहली बात, की अंग्रेजी दैट केवल तभी लगती है जब आगे का सेंटेंस या तो प्रेजेंट टेंस सिंपल है या फिर निगेटिव है। अगर ये आपका क्वेश्चन वाला वाक्य है तो क्वेश्चन वाले वाक्य में आपको दो तरह के वाक्य देखने को मिलेंगे। एक तो क्या शब्द वाले, जिसके शुरू में क्या शब्द आता है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, या फिर मिलेंगे आपको बीच में क्वेश्चन वर्ड वाले, तुम कहाँ रहते हो, जैसे यह सेंटेंस है। तो अगर क्या वाला आता है तो आप दैट के स्थान पे लगाएंगे इफ, आई एफ। और अगर क्वेश्चन वर्ड वाला आता है तो वो क्वेश्चन वर्ड ही आप बीच में लगा देंगे। जैसे यहां देखिए आई डू नॉट नो, कहां की आगे देखो बीच में जहां दैट लगाते थे हम, वेयर, और बस दैट यहां एक वेयर यहां लगा के अब आगे सेंटेंस सिंपल बना दीजिए। राम जाता है, कहता है, रमेश लिव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, वो भी बदलेगा तो है नहीं, पीछे भी सेंटेंस प्रेजेंट ही है। क्या तुम्हें ज्ञात है कि महेश यहां कब आया था? क्या तुम्हें ज्ञात है, इस बार पहला सेंटेंस ही हमारा क्वेश्चन वाला हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे तो जैसा होता है वैसा ही बनाते हैं, वो तो प्रिंसिपल क्लोज होती है। तो क्या तुम जानते हो, डू यू नो, आगे देखिए दैट आया है, नहीं दैट नहीं, क्योंकि आगे देखो कब आया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, तो क्वेश्चन वर्ड ही बीच में आएगा, व्हेन। और महेश केम हियर, महेश यहां आया था। क्या तुम नहीं जानते हो कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता थे? डू यू नो, डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते हो। सिंपल वाक्य बन रहे हैं बिल्कुल जिस टेंस में है, फिर दैट लगा देंगे, आगे सेंटेंस क्योंकि सिंपल है। देखिए डॉक्टर अंबेडकर वाज द फ्रेमर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे, फ्रेम करने वाले थे। जो कुछ अनिल ने कहा वह सत्य है। अब जो कुछ अनिल ने कहा, वॉट अनिल सेड, ये जो आता है, जो की जो अंग्रेजी होती है वो अलग अलग हिसाब से होती है। अगर आदमी के लिए जो आया हुआ है तो हु होती है, व्यक्ति के लिए। अगर वो किसी वस्तु के लिए आया हुआ है तो विच या दैट लगाते हैं, जो कि अंग्रेजी, वो भी आपको आगे पता चलेगी एडजेक्टिव क्लॉज में। फिलहाल नाउन क्लॉज में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की। वैसे फिर भी बता रहा हूँ मैं कि व्यक्ति के लिए जो आता है तो हु लगाइए, वस्तु के लिए जो आता है तो आप विच या दैट का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर किसी स्टेटमेंट के लिए, किसी भाववाचक संज्ञा के लिए जो हमें दिखती नहीं है, महसूस होती है, ठीक है, उसके लिए आप वॉट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ लगाया इसने, वॉट यू सेड, जो तुमने, वॉट अनिल सेड, जो अनिल ने कहा था, इज ट्रू, सत्य है। अब देखिए यहाँ पे ये जो इज आपकी क्रिया आई हुई है, अगर कोई पूछे भाई इसका सब्जेक्ट क्या है, तो इसका सब्जेक्ट, ये जो पूरा सेंटेंस आगे रखा हुआ है, ये इसका पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस पूरे सब्जेक्ट को ही, पूरे वाक्य को हम देख रहे हैं, ये इसलिए तो नाउन क्लोज है, क्योंकि नाउन क्लोज नाउन की तरह आता है। और नाउन के क्या होते हैं काम वाक्य के अंदर, नाउन का
आता है, तो इसलिए वो नाउन की तरह आता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह व्हाट अनिल सेड इज ट्रू, जो कुछ मास्टर साहब कहते हैं उस पर ध्यान दो। अब देखिए पहले सेंटेंस कौन सा बनेगा, उस पर ध्यान दो, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। मेन चीज तो यही है ना कि उस पर ध्यान दो। किस पर ध्यान दो, जो मास्टर साहब कहते हैं। तो पे अटेंशन, ध्यान देने की होती है पे अटेंशन। पे अटेंशन, हमेशा अटेंशन के बाद टू आता है। पे अटेंशन टू, और फिर किस पर ध्यान दो, जो मास्टर साहब कहते हैं, व्हाट द टीचर सेज। यहां भी देखिए व्हाट ही आएगा, व्हाट द टीचर सेज, जो टीचर कहते हैं। मैं नहीं कह सकता कि वह इस वर्ष पास होगा या नहीं। ये भी देखिए सेंटेंस आ गया स्पेशल, होगा या नहीं। जब आगे या की बात आती है तब हम दैट के स्थान पर, जहां वो दैट लगाया जाता है, वहां हम वेदर लगाते हैं, WHETHER, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता, वेदर। वेदर जानते हैं ना क्यों आया है, क्योंकि आगे या में है बात, वेदर, और वह इस वर्ष पास होगा या नहीं। सिंपल सेंटेंस है, ही विल पास दिस ईयर और नॉट, और लगा के आगे नोट, वह इस साल पास होगा या नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार ये नाउन क्लोज के हमने सेंटेंस आपको समझाए हैं। और एक्सरसाइज 70 आप इसकी बना के देखेंगे, इसी प्रकार से है। देखिए वैसे तो ये कोर्स थोड़ा सा इंटर में जाके आप विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी चूंकि इंट्रोडक्शन लेवल पर है, हाई स्कूल लेवल पर बहुत कम इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दें। थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, लेकिन ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपका हाई स्कूल में भी क्वेश्चन आते हैं, जो वो सेंटेंस को पूरे करने वाले आते हैं ना, प्रश्न कि सेंटेंस अधूरा दिया हुआ है उसको पूरा कीजिए, तो वो सेंटेंस इन क्लोज वाले वाक्यों से ही पूरा होगा। क्लोज वाले सेंटेंस से ही वो चीज़ कवर होती है। ठीक है ना, तो खैर आप बनाइए एक्सरसाइज। अगली वीडियो में जल्द ही मैं आपको, अगली वीडियो में आएंगे तो आपको ये सब बता दिया जाएगा। ओके, चलिए।